This is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College, Sri Ganganagar. Now we are going to start next topic of the public international law and human rights. And question is define war. तो आज हम समझेंगे कि ये वॉर क्या है। इंटरनेशनल रिलेशन जब हम पढ़ते हैं, इंटरनेशनल लॉ जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे वॉर को डिफ़ाइन किया गया है एंड व्हाट इज़ द कॉज ऑफ वॉर, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द वॉर एंड व्हाट इज़ जस्ट एन अनजस्ट वॉर, ये सारा कुछ यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है। और वॉर के इफ़ेक्ट क्या होते हैं उसको भी यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है। यूनाइटेड नेशन यूएनओ के चार्टर में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो यूएनओ का जो चार्टर है, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएनओ है और उसी में बताया गया है कि व्हाट इज़ वॉर एंड व्हाट इज़ द लीगल इफेक्ट्स ऑफ वॉर यहाँ पे बताए गए हैं। द अकरेंस ऑफ वॉर हैज़ बीन टाइम इमॉर्टल। तो वॉर जो है ये कोई आज का कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराना कंसेप्ट है। ये वॉर शुरू से ही होती रही है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉर इज़ ऑल्सो देयर इज अ धर्मशास्त्रा में भी वॉर के बारे में बता रखा है। अ पार्टी, अ पर्सन और अ स्टेट हैज़ बीन रिस्टॉर्टिंग टू वॉर टू इम्पोज इट्स विल और ऑन अदर पार्टी और अदर स्टेट। तो जनरली कोई पार्टी या कोई पर्सन या कोई स्टेट वॉर तब स्टार्ट करती है जब वो अपनी इच्छा या अपनी कुछ कंडीशन जो है वो दूसरी कंट्री पे थोपना चाहती है, इम्पोज करना चाहती है, तो तभी ये वॉर का संज्ञान वहाँ पे आता है। दिस इज़ ऑल्सो द केस ऑफ इंटरनेशनल वर्ल्ड। ये आज भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भी होता है। देयर हैज़ बीन अ टेंडेंसी टू रिजॉर्ट टू वॉर टू द सेटल इंटरनेशनल डिस्प्यूट को, मतभेदों को भी ख़त्म करने के लिए कई बार वॉर को छेड़ा जाता है। डेफिनेशंस क्या है वार की, इनको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ओपेनम मैंने आपको बताया प्रोमिनेंट ज्यूरिस्ट हैं जब इंटरनेशनल लॉ की बात आती है। वॉर इज़ द कंटेंशन बिटवीन द टू और मोर स्टेट्स थ्रू देयर आर्म्ड फोर्सेस फॉर द पर्पस ऑफ ओवर पावरिंग ईच अदर एंड इम्पोजिंग सच कंडीशंस ऑफ पीस एज द विक्टर प्लीजेज। तो जनरली वॉर क्या है, एक कंटेंशन है एक दो से ज़्यादा स्टेट के बीच में, जो कि थ्रू आर्म्ड फोर्सेस के थ्रू होती है। पर्पस क्या होता है, ओवर पावर करना दूसरे को और उस पर जो है कंडीशंस इम्पोज करना। जो स्टेट जीत जाती है, जो कि अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग फिर दूसरी हारी हुई स्टेट पे अपनी कंडीशंस इम्पोज करती है, उसको ओवर पावर जो है कर लेती है। स्टार्क के अकॉर्डिंग वॉर अनदर प्रोमिनेंट ज्यूरिस्ट इन द मैटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, war in its most generally understood sense was a contest between two or more states। तो जनरली क्या है, एक कंटेस्ट है, एक भिड़ंत है जो कि दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में होती है, थ्रू आर्म्ड फोर्सेस होती है। अल्टीमेट पर्पस क्या होता है टू कंटेस्टेंट का, कि वो दूसरी पार्टी को ख़त्म कर दें, वैनिक्विश कर दें और अपनी कंडीशन जो है वहाँ पे इम्पोज कर दें पीस की। जैसे कि आजकल यूक्रेन और रूस में आप जनरली देख रहे हैं, वहाँ पे रशिया जो है वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको जो है वहाँ पे वैंक्विश करना चाहती है और अपनी कंडीशंस अपनी गवर्नमेंट वहाँ पे इस्टेब्लिश जो है वहाँ पे करना चाहती है। तो इसको सभी पढ़ने के बाद जो है अब आपके पास अगर सिंपल वर्ड में मीनिंग निकालें, जैसे वीदन ने भी कहा है, वॉर इज़ इसेंशली अ स्ट्रगल बिटवीन द स्टेट। ये एक संघर्ष है दो देशों के बीच में होता है, टू स्टेट्स के बीच में होता है, इन्वॉल्विंग द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। और यहाँ पे फोर्स का यूज़ किया जाता है, पावर का यूज़ जो है यहाँ पे किया जाता है, वेपन्स का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। तो सिंपल मीनिंग में वॉर क्या है, द वॉर इज़ अ स्ट्रगल बिटवीन टू और मोर देन टू स्टेट्स। तो ये वॉर क्या है, एक स्ट्रगल है जो कि दो से ज़्यादा देशों के बीच में होता है। आर्म फोर्सेस एंड समटाइम वायलेंस इज़ यूज्ड इन वॉर। सैनिक जो है यूज़ किए जाते हैं, लड़ाई वहाँ पे होती है, कई बार अहिंसा भी वहाँ पे होती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ वॉर इज़ टू इम्पोज द विल ऑफ वन पार्टी। ऑब्जेक्टिव क्या होता है वार का, कि एक देश का दूसरी देश पे अपनी इच्छा को इम्पोज करना, उस पर कंडीशन जो है वो इम्पोज करना। द वॉर कंटिन्यूज सो लॉन्ग एज इज अ पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द विल ऑफ फर्स्ट पार्टी। और वॉर जब तक चलती रहती है जब तक दूसरी पार्टी जीती हुई पार्टी की इच्छा को एक्सेप्ट नहीं कर लेती है, उसकी विल को एक्सेप्ट, जो उसकी कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं कर लेती है, जैसे कि आजकल आप यूक्रेन और रशिया में देख सकते हैं। लीगल फॉर्म क्या है वॉर का, उसको हम देख लेते हैं कैसे कंट्रोल होती है। द वॉर इज़ द ओल्डेस्ट कंसेप्ट
तो क्या ये एक लीगल कंसेप्ट है? यस, इंटरनेशनल लॉ इसको लीगल मानता है और बड़े सारे केसेस में इसको इलीगल भी मानता है। जैसे अभी यूक्रेन और रशिया के केस में यूएनओ ने रशिया का जो एग्रेशन है उसको एग्रेसर माना है और वहाँ पे जो वॉर स्टार्ट की गई है उसको इलीगल भी माना है। द वॉर इज़ ओल्डेस्ट कंसेप्ट, it has been taken as a necessity from the every beginning when the disputes do not settle through other ways and means। जब कोई भी डिस्प्यूट जो है, कोई भी मतभेद जो है वो आपसी बातचीत से नहीं सुलझता है, देन वॉर इज़ टेकन एज अ मेथड ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो उस कंडीशन में एक लास्ट हथियार की तरह वॉर को यूज़ किया जाता है। टू गेट बेनिफिट बाय वन स्टेट फ्रॉम अदर स्टेट थ्रू वॉर हैज़ बीन कंसिडर्ड विद इन द रिसोर्सेज एंड पावर ऑफ द स्टेट। वॉर जो है अपने रिसोर्सेज पे लड़ी जाती है, अपनी पावर पे लड़ी जाती है, अपनी आर्म्ड फोर्सेस की पावर्स के बेसिस पे लड़ी जाती है। द सेम इज़ द कंसेप्ट ऑफ वॉर, इंटरनेशनल वॉर। तो इसी को इंटरनेशनल वॉर का कंसेप्ट भी बोला गया है। बट लेटर ऑन द ग्रोटियस has introduced important changes in the concept of war. Grotius has divided war into two parts. ग्रोटिस ने वॉर को टू पार्ट में डिवाइड किया है, जस्ट एंड अनजस्ट वॉर। तो कई बार वॉर जस्ट भी होती है और कई बार वॉर जो है अनजस्ट भी होती है। जैसे अमेरिका ने जब अफ़गानिस्तान पे अटैक किया तो उसको जस्ट वॉर माना गया क्योंकि वहाँ पे तालिबानियों ने पूरे अफ़गानिस्तान को क्या कर रखा था, कैप्चर रखा था, और ब्रूटल पनिशमेंट्स, ब्रूटल बिहेवियर विद जनरल सिटीज़न ऑफ द अफ़गानिस्तान के साथ होता था, तो उसको एक जस्ट वॉर मान सकते हैं। लेकिन अभी यूक्रेन और रशिया के केसेस में हम इसको अनजस्ट वॉर बोल सकते हैं। तो ग्रोटिस ने वॉर को टू पार्ट में डिवाइड जो है कर दिया है। सेम व्यू जो है यहाँ पे वोल्जी ने भी दिए हैं, गुड और बैड, इविल और वॉर को जस्टिफाई करने के लिए भी वॉर को यहाँ पे बोला गया है। अब हम अगर यूएनओ की बात यहाँ पे करें, लास्ट इन यूएनओ चार्टर 1945 सीरियस एफर्ट हैव बीन मेड टू प्रिवेंट द वॉर, इट हैज़ बीन सेड द चार्टर दैट। तो बड़े सारे एफर्ट यूएनओ ने अपने चार्टर में भी किए हैं कि कैसे वॉर को प्रिवेंट किया जा सकता है। और इसके अलावा और बड़ी सारी कन्वेंशन भी वहाँ पे हैं, जैसे हेग कन्वेंशन है, वॉर के रिगार्डिंग बात करता है, कोई एक प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए बिफोर लॉन्चिंग अ वॉर, और वॉर को डिक्लेयर करना ज़रूरी है इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। म्यूचुअल असिस्टेंस ट्रीटी भी है। द एग्रेसिव वॉर वाज डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल क्राइम, जहाँ पे एग्रेसिव वॉर को जो है इंटरनेशनल क्राइम माना गया है। अब रशिया के इस एग्रेसिव वॉर को भी इंटरनेशनल क्राइम माना जा सकता है। जिनेवा प्रोटोकॉल्स भी हैं कि सैनिकों के साथ, कॉम्बटेंट्स के साथ, आर्म फोर्सेस के साथ कैसा बिहेव करना है, इससे रिलेटेड बड़े सारे जो है यहाँ पे प्रोविज़न जो है किए गए हैं। यूएनओ के चार्टर में भी वॉर को प्रिवेंट करने के बड़े सारे प्रोविज़न जो है किए गए हैं। द मेंबर ऑफ यूएनओ शुड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स थ्रू द पीसफुल मेथड। अगर यूएनओ के जो मेंबर कंट्री हैं, स्टेट्स हैं, अगर उनके किसी स्टेट के बीच, उनको दो स्टेट के बीच में वॉर स्टार्ट हो जाती है तो पहले उनको अपनी प्रॉब्लम जो है पीसफुल मेथड से सॉल्व करनी होगी। द मेंबर स्टेट्स इन इंटरनेशनल रिलेशन विल नॉट यूज फोर्स अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ द स्टेट। मेंबर जो है इंटरनेशनल यूएनओ के, वो कभी भी किसी दूसरी कंट्री के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे अटैक नहीं करेंगे, पॉलिटिकल फ्रीडम पे अटैक नहीं करेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट विल बी सॉल्व पीसफुली जो है प्रॉब्लम को सुलझाना है। इसके अलावा व्हेन डेंजर इज क्रिएटेड टू द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ड्यू टू वॉर और एग्रेशन, सिक्योरिटी काउंसिल विल फोर्स क्विक कलेक्टिव एक्शन। और अगर कोई स्टेट वॉर स्टार्ट करती है और उससे इंटरनेशनल पीस को अगर थ्रेटनिंग होती है या उसको खतरा होता है तो सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि एक मेजर ऑर्गेन है यूएनओ का, वो भी वहाँ पे क्विक एक्शन ले सकता है। अब अगर यूक्रेन और रशिया के इस वॉर के केसेस में देखें तो सिक्योरिटी काउंसिल जो चाहे तो एक यूनाइटेड एक्शन टूवर्ड रशिया ले सकता है, हालांकि ये थोड़ा मुश्किल काम रहेगा। It is worth mentioning that the UNO Charter does not declare war as illegal because war is essential for peace। तो यूएनओ ने भी माना है कि वॉर है और उसको इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस भी है, और उन्होंने वॉर को इलीगल भी नहीं माना है। कई वॉर जो है वो पीस के लिए भी ज़रूरी हो जाती है। दिस इज़ द रीज़न दैट आर्टिकल 51 मेक्स द वॉर इसेंशियल। इसीलिए आर्टिकल 51 में वॉर को इसेंशियल माना गया है और सेल्फ डिफेंस के लिए अगर ज़रूरी हो तो वॉर की भी जा सकती है, इसको लीगल भी माना जा सकता है, तो वॉर लीगल भी हो सकती है। इफ़ेक्ट क्या पड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वॉर होती है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है आम जनता पे,
दो देशों के बीच रिलेशन जो होती हैं उन पे, उनके बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, जो ट्रीटीज़ होती हैं, उन पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है पड़ता है। तो यहीं पे हम इसको देखेंगे कि क्या क्या इफ़ेक्ट जो है एक वॉर का हो सकता है। सबसे पहले नॉर्मल इफेक्ट देखते हैं। द वॉर अफेक्ट्स डीपली द सिटीजन ऑफ द कंट्री इंगेज इन द वॉर। तो जो कंट्री के सिटीजन होते हैं उनको डीपली इफेक्ट करती है। अब देखिए यूक्रेन में बहुत ज़्यादा इस टाइम में मैसिव डिस्ट्रक्शन जो हो रही है, आम जनता वहाँ पे परेशान है। इन द बिगिनिंग इट इफेक्ट सच सिटीजन विच रिसाइड्स इन द टेरिटरी ऑफ एनिमी कंट्री। इन द बिगिनिंग जो सिटीजन जो है एनिमी कंट्री की टेरिटरी में रहते हैं। एज सुन एज वॉर स्टार्ट द कंट्री एट द वॉर इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द एनिमी सिटीजन। जैसे ही वॉर स्टार्ट होती है, एनिमी कंट्री जो है उस कंट्री के लोगों को जो है उनको कंट्रोल कर लेती है। कई बार उन पे जो है उनको जो है वहाँ पे टॉर्चर भी किया जाता है। तो वहाँ के जो सिटीज़न होते हैं उनका उस वॉर पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है। सेकंड, इफेक्ट ऑन द डिप्लोमेटिक रिलेशन। दो कंट्रीज़ के बीच में जिनमें वॉर स्टार्ट हो गई है, ऑब्वियस सी बात है जब पीस होगी तो उनके बीच में बड़े सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन भी होंगे। अब उनके बीच में जितने भी डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं वो कम टू एन एंड हो जाते हैं। द वॉर इंगेज कंट्रीज कॉल बैक देयर डिप्लोमेटिक एजेंट, और अपनी एम्बेसी को खाली कर दिया जाता है। डिप्लोमेटिक एजेंट, एम्बेसडर जो होते हैं, इनवॉयस जो होते हैं, उनको वापस बुला लिया जाता है। वियना कन्वेंशन 1961 फुल केयर इज टेकन। और जनरली जब भी वॉर स्टार्ट होती है तो ये ध्यान रखा जाता है कि जो डिप्लोमेटिक एजेंट एक दूसरे की कंट्री में होते हैं उनको कोई भी नुकसान वहाँ पे ना पहुँचाया जाए। इसके बारे में वियना कन्वेंशन 1961 में बात भी की गई है। इफेक्ट ऑन द ट्रीटीज़। दो कंट्रीज़ के बीच में बड़ी सारी ट्रीटीज़ भी होती हैं। कुछ ट्रीटीज़ ऐसी होती हैं जो कि नल एंड वाइड हो जाती हैं एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग ऑफ द वॉर, और कुछ ट्रीटीज़ ऐसी होती हैं जो स्टिल एग्जिस्ट करती हैं। जैसे एट द टाइम ऑफ वॉर सम ट्रीटीज़ बिकम नल एंड वाइड, सच एज ट्रीटीज़ ऑफ अलायंस की जो ट्रीटीज़ होती हैं वो नल एंड वाइड हो जाती हैं। सम ट्रीटीज़ रिमेन एज दे आर। बाउंड्री डिटर्मिनिंग ट्रीटी, अभी बाउंड्री से रिलेटेड जो ट्रीटीज़ होती हैं, बॉर्डर से रिलेटेड जो ट्रीटी होती है वो स्टिल बनी रहती है। जनरली जितनी भी ट्रीटीज़ होती हैं वो देशों के बीच में ख़त्म हो जाती हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बड़ी सारी वार्स हुई हैं। इंडिया चाहता तो बड़ी बार ट्रीटीज़ को जो है नल एंड वाइड भी कर सकता था। जैसे सिंधु इंदू वाटर ट्रीटी जो है 1960 में हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी। वॉर के बावजूद भी कभी भी इंडिया ने पाकिस्तान का पानी नहीं रोका, तो ये ट्रीटी स्टिल एग्जिस्ट करती है। तो कुछ ट्रीटीज़ ऐसी होती हैं जो कि नल एंड वाइड हो जाती हैं, जैसे अलायंस की ट्रीटी होती है, और कुछ ट्रीटीज़ ऐसी होती हैं जो कि ड्यूरिंग वॉर भी रहती है, जैसे बाउंड्री डिटरमिनेंट ट्रीटी होगी, ये रहती हैं। द ट्रीटीज कंट्रोलिंग वॉर रिमेन एज दे आर एट द टाइम ऑफ वॉर। हेग कन्वेंशन के अंडर कुछ ट्रीटी जो है बनी रहती है। ट्रीटीज रिलेटेड एक्सट्रेडिशन ऑल्सो रिमेन सस्पेंड। एक्सट्रेडिशन से रिलेटेड जो ट्रीटीज होती हैं वो भी वहाँ पे खत्म हो जाता है। ट्रीटी रिलेटेड टू हेल्थ, इंडस्ट्रीज, मेडिसिन, सिक्योरिटी, रिलेशन प्रॉपर्टीज, लॉ मेकिंग नॉट, ये जनरली नल एंड वॉइड जो है नहीं होती है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे इफेक्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट्स। दो देशों के बीच में व्यापार होता है, ट्रेड होता है, बिजनेस होता है, बड़े सारे कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी जो है नल एंड वाइड हो जाते हैं। ये जनरली स्टेट लॉ पे डिपेंड करता है, ये कंट्री पे डिपेंड करता है कि वो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को नल एंड वाइड करती है या फिर उनको नहीं करती है। तो ड्यूरिंग वॉर जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो जनरली क्या हो जाते हैं, नल एंड वाइड जो है हो जाते हैं। लेकिन जो फ्यूचर में उस वॉर के बाद जो किए जाते हैं वो जनरली इलीगल माने जाते हैं। इसके अलावा इफ़ेक्ट ऑन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, प्रॉपर्टी कैप्चर्ड कर ली जाती है। जनरली इंटरनेशनल लॉ में जब वॉर की बात आती है तो प्रॉपर्टी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। पब्लिक एनिमी प्रॉपर्टी, प्राइवेट एनिमी प्रॉपर्टी। पब्लिक एनिमी प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी है जब कोई देश जो है दूसरे देश में कब्जा कर लेता है और वहाँ की सारी पब्लिक प्रॉपर्टी को ले लेता है तो उसको पब्लिक एनिमी प्रॉपर्टी बोला जाता है। इस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लिया जाता है। इसको मूवेबल प्रॉपर्टी, बट इमूवेबल प्रॉपर्टी इज़ नॉट कन्फिस्केटेड, उसको तो जब्त नहीं किया जा सकता है, उसका पोजेशन लेके वहाँ पे परमानेंट बेसिस बनाए जाते हैं और आफ्टर द एंड ऑफ द वार उनका डिस्पोजल जो है कर दिया जाता है। प्राइवेट एनिमी प्रॉपर्टी भी होती है, जो लोगों के घर होते हैं उनको भी पोजेशन में ले लिया जाता है, वहाँ पे इसेंशियल मिलिट्री पर्पस के लिए रखा जाता है, उनको लूटा नहीं जाता है एज़ पर द इंटरनेशनल लॉ। लेकिन बाकी ये कंट्री पे डिपेंड करता है, इंटरनेशनल लॉ को तो कई बार कोई मानता भी नहीं है। तो प्रॉपर्टी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। प्रॉपर्टी जो है एनिमी कंट्री के पोजेशन में आ जाती है, प्रॉपर्टी को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। इफेक्ट ऑन कॉम्बेटेंट्स। जो लड़ाके होते हैं,
जो युद्ध लड़ रहे होते हैं उनको कॉम्पिटेंट्स बोला जाता है, लड़ाके योद्धा बोला जाता है, उन पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव जो पड़ता है। इंटरनेशनल लॉ कॉम्पिटेंट्स आर टू टाइप होते हैं, कॉम्पिटेंट्स और नॉन कॉम्पिटेंट। When the war commences, the legal combatants can be captured, killed, wounded, or imprisoned because they are regular member of the country at war। तो जो कॉम्पिटेंट्स होते हैं, जैसे कि वो जो सैनिक हैं, उनको कैप्चर भी किया जा सकता है एट द टाइम ऑफ वॉर, उनको मारा भी जा सकता है, उनको घायल भी किया जा सकता है, उनको जेल में डाला भी जा सकता है, क्योंकि वो रेगुलर आर्मी मेंबर हैं एट द टाइम ऑफ वॉर। लेकिन नॉन कॉम्पिटेंट जो होते हैं, जो कि उस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं, वो आम जनता हो सकती है, उनको भी कैप्चर किया जा सकता है, उन पर केस फाइल किए जा सकते हैं। नेदर दे आर वुंडेड, उनको मारा नहीं जा सकता, उनको किल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कंट्री को किसी और तरीके से हेल्प कर रही होते हैं। तो कॉम्पिटेंट और नॉन कॉम्पिटेंट पे भी इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है पड़ता है। तो ये है आपके पास वॉर और लीगल वॉर क्या होती है और उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, ये आपने सारे यहाँ पे समझे। थैंक यू सो मच।